Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of January 2023. तो गाइस आज है तारीख 20 जनवरी 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है न्यूजीलैंड को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। नीचे ऑप्शन में आपको 4 नदियों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ऑप्शन ए बोलता है अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी धौली गंगा या फिर ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यार थंबनेल के अंदर मेंशन किया गया है माया सिविलाइजेशन के बारे में। माया सभ्यता क्या है इसको हम लोग जानेंगे। जैसा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना, कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, कैसे लोग रहा करते थे, तो वैसे यहाँ पर एक माया सिविलाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली माया सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हुआ एक शहर है जो कि रिसेंटली खोजा गया है, जिसको लेकर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बनने के भी काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता यह है, ये जो शहर मिला है ये कहाँ पे मिला है। तो इसके पीछे का आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। बैकग्राउंड समझाने से पहले मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती है। एक कंट्री का नाम है ग्वाटेमाला, आपने सुना होगा पहले कभी ग्वाटेमाला। इसकी स्पेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्पेलिंग है इसकी GUATEMALA। अब ये कहाँ पर है, तो इसको जब आप लोग लोकेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा पहले वेस्टर्न साइड में। इधर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऊपर है कनाडा और इधर है मैक्सिको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, जहाँ पे यूएसए है, ऊपर कनाडा है और नीचे मैक्सिको है। अब नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका आता है। साउथ अमेरिका कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आप देखोगे कोलंबिया, वेनेजुएला, फिर उसके बाद ब्राज़ील, इक्वाडोर, चिली, ये सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे। वो हो जाता है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो रीजन होगा तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल अमेरिका बोलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका में ही यहाँ पर ग्वाटेमाला स्थित है। ये आपको ग्वाटेमाला दिख रहा होगा, ये सेंट्रल अमेरिका में है। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पर एक क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ये हो गया ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के आसपास कौन कौन से देश हैं, बराबर में बेलीज नज़र आएगा, ऊपर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, नीचे इसके है हॉन्डुरस और इधर है एल सेल्वाडोर। वेस्टर्न साइड में है पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड में है कैरिबियन सी, ऊपर इसके है गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो ये पर्टिकुलर रीजन है ना, ये ऐसा जो भी आपको लोकेशन देखने को मिलता है ये बेसिकली एक ऐसा गल्फ कहलाता है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। जो अंदर घुसा हुआ रीजन होता है ना, ये गल्फ कहलाता है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसके बाद ग्वाटेमाला के जस्ट ऊपर ये रीजन आपको इस प्रकार से उठा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये पेनिनसुलर रीजन हो सकता है। पेनिनसुलर मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो कि तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया का हिस्सा नीचे से आपको देखने को मिलता है ना, नीचे से, तो ये तीनों का तीनों एरिया बेसिकली समुद्र से घिरा हुआ है, इसको हम लोग पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। वैसे ही इसी को हम पेनिनसुलर रीजन बोलेंगे। तो ये एक पेनिनसुला है, ध्यान रखना। ये कौन सा पेनिनसुला है, इसका नाम भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम लोग बोलते हैं युकेटन पेनिनसुला, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, क्लियर हो गई बात। अब आगे आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि ये जो सेंट्रल अमेरिका है ना, यहीं पर ग्वाटेमाला स्थित है, और इवन सेंट्रल अमेरिका नहीं, इसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका में ही काउंट करेंगे। तो आपने साउथ अमेरिका क्यों लिख दिया है थंबनेल के अंदर, साउथ अमेरिका गलती से लिख दिया यार, उसको मैं चेंज कर दूंगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही काउंट किया जाएगा ग्वाटेमाला, ऐसा आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो।
तो इसी पर्टिकुलर कंट्री में जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया एक पूरा शहर जो कि वहाँ पे जो जंगल है, रेन फॉरेस्ट है, उसके नीचे दबा हुआ है ना। अब नीचे दबा हुआ है, जंगल के नीचे है, तो इसको कैसे फाउंड किया गया? तो उसके लिए यहाँ पर लिडार का इस्तेमाल किया गया था। लिडार क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो लिडार बेसिकली आप कह सकते हो एक लेज़र लाइट का यूज़ किया गया है, एक ऐसा लेज़र लाइट जो कि मिट्टी के अंदर जाएगी और मिट्टी के अंदर जाने के बाद में उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी अंदर की, वो क्लियरली हम लोग को बाहर प्रेजेंट करेगी। तो उसी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करके इस शहर के बारे में पता लगाया गया। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं आखिरकार ये माया सिविलाइजेशन है क्या, माया सभ्यता क्या थी आखिरकार। देखो, माया सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो ये सभ्यता ओरिजिनेट होती है यहाँ पर युकातन पेनिनसुला से। ये जो रीजन है ना, जिसके बारे में अभी आपको बताया था, तो इसी वजह से इसके बारे में डिटेलिंग्स आपको बताई गई थी। तो युकातन पेनिनसुला से यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है पूरी सभ्यता, लगभग 2600 बीसी के अराउंड। देन उसके बाद 250 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच में आप कह सकते हो ये पूरी सभ्यता अपने एक पीक पर थी, उच्च स्तर पर थी, या फिर आप कह सकते हो अपने चरम पर थी। ठीक है। अब उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे ना, इनमें दो चार बहुत ही खास बातें थी जिससे जिससे अब पूरी दुनिया वाकिफ है। क्या खास बातें हुआ करती थी? जो माया सभ्यता के लोग हुआ करते थे ना, इनका जो बेसिकली भविष्यवाणी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, भविष्यवाणी करना, वो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। एकदम सटीक एस्ट्रोलॉजी इनकी हुआ करती थी। भविष्यवाणी सटीक क्या करते थे, आपने भी काफ़ी सारी भविष्यवाणी ये कर चुके थे जो कि सही साबित हुई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी माया सिविलाइजेशन के लोगों की। दूसरी यहाँ पर इनकी जो खास चीज़ थी वो थी मैथमेटिक्स। मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे ये, और उसी की वजह से इनकी मैथमेटिक्स देखो काफ़ी जो स्ट्रांग थी ना, उसकी वजह से काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टेम्पल, पिरामिड, पैलेसेस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करके इन चीज़ों को इन लोगों ने बनाया था। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी इन लोगों की। बोला यह जाता है कि इनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने अपना जो कैलेंडर है, उस समय पर जब कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं हुआ करता था, तब ये आने वाले कई सालों के जो कैलेंडर है वो यहाँ पे बना लिया करते थे। लगभग इन्होंने 2000 साल तक का जो कैलेंडर है वो एक बार में तैयार कर लिया था उस समय पर। आने वाले 2000 साल का जो कैलेंडर है वो आप रेडी कर सकते हो। तो वैसे पॉसिबल नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल है ये काम कर पाना, लेकिन उन लोगों ने उस समय पर आने वाले 2000 साल का जो कैलेंडर है वो रेडी कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो 2000 साल तक का कैलेंडर इन्होंने रेडी किया था, ये 2012 में जो है कैलेंडर समाप्त हो गया था। मतलब कि ये जो कैलेंडर है ना, ये साल 2012 में समाप्त हो रहा था। अब इन्होंने सोचा, देखो कब तक ये आगे कैलेंडर बनाएंगे। इन्होंने सोचा कि जो आगे फ्यूचर के लोग होंगे वो इस कैलेंडर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2012 के बाद यहाँ पे क्या होता है, इनके कैलेंडर के अंदर इस प्रकार से आगे डॉट 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 देखने को मिल गया, यानी 2012 के बाद इसके बाद कुछ नहीं था। इन्होंने सोचा कि साल 2012 के बाद जो आगे वाली जनरेशन है वो इस कैलेंडर को बना लेगी। अब होता यहाँ पर क्या है, लोगों ने इसको गलत समझ लिया। आपने देखा होगा साल 2012 में क्या बोला जाता था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, भूकंप आएगा, ये आएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मूवी भी बन गई थी इसके ऊपर। वो बेसिकली यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे माया सिविलाइजेशन का जो कैलेंडर है वो 2012 पर ख़त्म हो रहा था, उसकी वजह से लोगों ने बोला अब कोई दुनिया नहीं है, 2012 के बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये क्या था, इसके पीछे का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो मैंने अभी आपको बताया। केस के बारे में आपको मालूम था पहले? तो इन लोगों की स्किल्स उस समय पर कितनी कमाल की हुआ करती थी। इस प्रकार के पिरामिड, टेम्पल्स वगैरह यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए थे। प्लस यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल्स थी। फार्मिंग के अंदर भी काफ़ी सारी स्किल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इवन पता ये लगाया गया कि उस समय पर इन्होंने अंडरग्राउंड रिजर्वायर को बनाया था। अंडरग्राउंड यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी को हम स्टोर कर सकते हैं, खासकर जो बारिश का पानी होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनके दिमाग में पहले से थी, उतने समय पहले यहाँ पर इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रखा था। तो ये डिस्कवरी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय पर इसके ऊपर और भी कई सारी जो रिसर्चेस हैं वो नई नई होकर हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है माया सभ्यता के बारे में, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ग्वाटेमाला से। ग्वाटेमाला चर्चा में है, तो इसकी लोकेशन कैसे देखते हैं मैप में, आज आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा होगा, है ना। इसके आसपास कौन कौन से सी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कोई पेनिनसुला है, कोई गल्फ़ है, वो सारी चीज़ें अच्छे से देख लेनी होती है, जैसे आज आप लोगों ने देखा है। तो मैंने आप लोगों
लोगों से मैप में एक क्वेश्चन दिया है देखने के लिए, वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को इसी प्रकार से देखना, सारी की सारी डिटेलिंग्स जो है अच्छे से देखने के बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इससे क्या होगा, आप याद रख पाओगे कि हाँ यार ये चीज़ें थी, ये यहाँ था, क्योंकि याद रखने के बाद दिमाग में वो चीज़ें फिट हो लिखने के बाद वो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो आपको हेल्प कर सकता है। आगे आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो ये साइट मिली है ना, जो यहाँ पे शहर मिला है, ये बेसिकली 1700 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। तो इस वजह से भी यहाँ पर ये पूरा का पूरा शहर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना जितनी भी बातें मैंने आपको माया सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग बताई हैं, वो सारी की सारी बातें आपको लिखित में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ग्वाटेमाला के अंदर वो सभ्यता मिली है, क्या कैसे 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 यहाँ पे काम क्या करते थे, क्या क्या इनके पास में स्किल्स थी, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। युकातन पेनिनसुला के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये PDF से आप लोग डाउनलोड कर लेना। नौ आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, खासकर मेंस के लिए, ठीक है। अब इस प्रकार का जो आर्टिकल है ना, ये पिछले साल पूरे साल चर्चा में था, हर 2 महीने छोड़ छोड़ कर आ रहा है, और 2023 के अंदर जनवरी से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। अब हुआ क्या है, हमारी आर्मी ने ना एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। उस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, जो वेमेन हैं उनको कर्नल वाली रैंक के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो कर्नल वाली रैंक हुआ करती थी ना, ये अभी तक केवल और केवल मेल ऑफिसर्स के लिए हुआ करती थी, बट यहाँ पर हम लोगों ने अब वेमेन को भी अलाउ किया है। वेमेन को भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा कर्नल वाली पोस्ट के लिए, जो रैंक ऑफ कर्नल की पोस्ट होती है उसके लिए। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है वेमेन ऑफिसर इन कमांड सून। जल्दी यहाँ पर इस पोस्ट पर वेमेन भी आपको देखने को मिलेंगी। उसका जो प्रोसेस है वो हो चुका है स्टार्ट। ये बात यहाँ पे बताई जा रही हैं। अभी जो है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल तक की जो पोस्ट है, यहाँ तक वेमेन को अलाउ किया गया है, यहाँ तक की रैंक पर वेमेन जा सकती हैं अपने प्रमोशन के माध्यम से। बट अब यहाँ पे कर्नल से लगभग लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल वाली पोजीशन तक यहाँ पर जा सकेंगी, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। इस चीज़ की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर दी है। अब ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है 2021 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि किस प्रकार से जो वेमेन है अब हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर आगे धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। हमारी आर्मी में वेमेन को अब थोड़ा ज़्यादा रोल मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से 2 साल पहले तक भी ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पिछले 2 सालों में कहानी बहुत ज़्यादा बदली है। वो कहानी कैसे बदली है, पिछला पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, मेंस में आपको हेल्प करेगा। देखो, आज से कुछ टाइम पहले जो वेमेन है ना, इनको यहाँ पे आर्म फोर्सेस के अंदर अलाउ किया जाता था, खासकर आर्मी के अंदर ये सर्व कर सकती थी, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर यहाँ पे इनको रखा जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन समझ रहे हो, थोड़े समय के लिए। एक होता है यहाँ पर इंसान रिटायरमेंट तक अपनी सर्विस देगा, आर्मी के अंदर रिटायरमेंट तक सर्विस देगा। एक होता है यहाँ पर बेसिकली थोड़े समय में 10, 15, 14 साल में यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो सर्विस से उसको विदा कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर वो जो सर्विस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत हमने वेमेन ऑफिसर को अलाउ किया था कि वो आर्मी में सर्व कर सकती हैं, लेकिन केवल और केवल 10 साल के पीरियड तक। इसको बढ़ाना चाहें तो 14 साल तक कर सकती हैं, बस हद से हद यहाँ पर 14 साल तक वो आर्मी ऑफिसर की तरह सर्व कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर उनको आगे टाइम पीरियड नहीं दिया जाता था। ये बात क्लियर हो गई। तो वेमेन को ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं मिला करती थी इस पूरे के पूरे आर्म फोर्सेस के अंदर में, है ना। जो भी यहाँ पे आर्मी के अंदर सर्व कर रही हैं उनको ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिला भी नहीं करती थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। छोटे मोटे काम यहाँ पर इनको दिया करते थे, ज़्यादा इनका रोल पहले नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक विवाद छिड़ता है। मांग ये की जाती है कि जो वेमेन ऑफिसर्स हैं इनको परमानेंट कमीशन के लिए अलाउ किया जाए, यानी कि अगर कोई वेमेन चाहती है रिटायरमेंट तक यहाँ पे सर्विस देना, तो वो रिटायरमेंट तक सर्विस दे सके, आपको ऐसा करना होगा, यानी परमानेंट कमीशन के लिए आपको अलाउ करना होगा। लेकिन इनको उस समय अलाउ नहीं किया गया था, केवल और केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अलाउ किया जा रहा था। और शॉर्ट सर्विस कमीशन की वजह से वेमेन ऑफिसर सरकारी पेंशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, यानी कि इनको सरकारी पेंशन भी प्रॉपरली नहीं मिल पाती थी। फिर बाद में कॉन्सेप्ट आता है परमानेंट कमीशन का। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है अपने रिटायरमेंट तक की एज तक अपना जो भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे सर्व करना। तो परमानेंट कमीशन के तहत बाद में हम लोगों ने वेमेन को अलाउ किया। इसको लेकर एक पूरा का पूरा केस चल रहा था। सरकार इस चीज़ के अगेंस्ट में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के फेवर में था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार के जितने भी आर्गूमेंट्स थे उसको ख़त्म करते हुए ये बोला कि जो वेमेन ऑफिसर हैं इनको बिल्कुल अलाउ करना चाहिए परमानेंट कमीशन के अंदर में। काफ़ी सारी वेमेन है वो चाहती हैं कि हम लोग यहाँ पे सर्व करें अपने रिटायरमेंट तक की एज तक, तो उनको यहाँ पे सर्व करने देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे उनको पेंशन के लिए भी क्वालिफाई करने की जो अनुमति है वो देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेमेन को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करते हुए यहाँ पे परमानेंट कमीशन के अंदर में वेमेन को अलाउ कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमें ज़रूरत है कि अब लोगों के माइंडसेट को बदला जा सके, जो वेमेन की
पावर है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर दिखा सकें। तो परमानेंट कमीशन के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, विमेन को अलाउ कर दिया गया 2021 के अंदर में, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। वैसे इसकी चर्चा 2020 से चल रही है, 2019, 20, 21 ये तीनों साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अब परमानेंट कमीशन से होगा क्या, होगा ये कि जो पूरा का पूरा सिनेरियो इंडियन आर्मी का वो चेंज हो जाएगा वेमेन के लिए। अब वो लंबे समय तक सर्व कर पाएंगी, जो चाहती हैं अपनी रिटायरमेंट तक सर्व करना वो सर्व कर पाएंगी, है ना। अगर वो रिज़ाइन करना चाहती हैं तो वो रिज़ाइन भी कर सकती हैं, थोड़े समय के लिए सर्विस देना चाहती हैं थोड़े समय के लिए सर्विस दे सकती हैं। तो यहाँ पर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से भी सर्विस देना चाहें वो यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में परमानेंट कमीशन में जैसे ही वो आती हैं उसके बाद उनको पेंशन वगैरह भी मिलेगी, ऐसी बात यहाँ पे बोली गई थी। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि हमारी नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, इनमें वेमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, कहाँ कहाँ पर वेमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितना रोल है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि पिछले साल जून की बात कर रहा हूँ मैं, जो कैप्टन अभिलाषा बारक हैं, इन्होंने एक इतिहास रच दिया था। कैसे, ये पहली वेमेन ऑफिसर बनी थी जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया था एज अ कॉम्बैट पायलट, ठीक है ना। जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, उसके पायलट, उसके एज अ पायलट यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था। इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका था उस समय पर। तो वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है मिलिट्री में वो कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ। जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, इन्होंने स्टार्टिंग में वेमेन को अपने यहाँ पर मतलब कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर में लेना स्टार्ट किया था एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर, जैसा मैंने आपको बता दिया है। 1992 में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट के तहत पे यहाँ पे कुछ ही समय के लिए वेमेन को अलाउ किया जाता था। बाकी यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है कब, 2015 में, जब पहली बार जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने डिसाइड किया कि हम अब विमेन को फाइटर वाली स्ट्रीम में भी ऐड करेंगे, जहाँ पे बेसिकली कॉम्बैट वाले रोल्स होते हैं, लड़ाई वाले रोल्स होते हैं, वहाँ पर भी हम उनको लेकर आएंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। फिर साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया कि केंद्र सरकार यहाँ पे विमेन को एक परमानेंट कमीशन दे। ये 2020 की बात है, ठीक है। तो 2020 में, 2021 ने, 2020 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया कि भाई अब विमेन को आप परमानेंट कमीशन दो और परमानेंट कमीशन के बेसिस पर उनको यहाँ पे सपोर्ट करो और वो लंबे समय तक सर्व कर पाएँ, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आया जाए। हालांकि यहाँ पे केंद्र सरकार ने इस चीज़ को बहुत रोकने की कोशिश की थी कि यहाँ पर वेमेन इस चीज़ के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहने की कोशिश की थी। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फिजिकल लिमिटेशन, कुछ भी चीज़ें नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वेमेन के प्रति भेदभाव हो रहा है और उस भेदभाव को हम कर नहीं सकते, जिस वजह से यहाँ पर इनको अलाउ करना होगा। और फिर उसके बाद में मई 2021 के अंदर में आप देखोगे ये चीज़ें और न्यूज़ में आ जाती हैं जब हमारी आर्मी ने वेमेन का जो पहला बैच है वो लेकर आ गए थे मिलिट्री पुलिस के अंदर में, और पहली बार यहाँ पर वेमेन ज्वाइन करती हैं इस मिलिट्री को इन द नॉन ऑफिसर कैडर के तौर पर। हालांकि वेमेन को अभी भी इतने प्रॉपरली कॉम्बैट रोल्स वगैरह नहीं दिए गए, थोड़ा इन्फेंट्री और आर्मर कॉर्प्स के अंदर में यहाँ पर काम दिया गया है, बट अभी भी यहाँ पर ज़्यादा बड़े रोल नहीं दिए गए, बट धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय पर काफ़ी बड़े रोल्स भी वेमेन को मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बढ़ा है। लगभग आज के समय पर जो एक डेटा है हमारे पास में 2019 का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 9118 जो वेमेन है ना वो करेंट टाइम पर आज के समय पर सर्व कर रही हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो ये फिगर ध्यान में रख सकते हो, कहीं पर भी आप इसको आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो 2019 के फिगर के अराउंड अगर हम बात करें तो जो वेमेन है यहाँ पे वेमेन का रोल हमारी आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आर्मी के अंदर में आप कह सकते हो 3.8% का, उसके बाद एयरफोर्स में 13% का, नेवी के अंदर 6% का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मैंने आपको बताया 9-10 हज़ार के आसपास आपको वेमेन देखने को मिलेंगी जो करेंटली हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व करती हैं। बात क्लियर होगी। तो इस आर्टिकल में 3-4 चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। परमानेंट सर्विस कमीशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बता दिया है। दूसरा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था वो यहाँ पे आपको समझा दिया है। देन उसके बाद में वेमेन का रिप्रेजेंटेशन किस लेवल पर है वो चीज़ आप लोगों ने सीख ली है। बस खाली इसके अलावा इस आर्टिकल से कुछ नहीं पढ़ना, इतना इनफ है, ठीक है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। एक और छोटी सी बात, जो भी यार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा गया न्यूजीलैंड को मैप में देखना है तो देख लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर वहाँ की जो लीडर हैं वो यहाँ पे क्विट कर रही हैं, तो इस वजह से जो है वो चर्चा में है, तो आपने इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ से आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, वो भी अच्छे से उसका आंसर देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते रहा करो। इससे पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर वीडियोस के टच में है, कौन कौन यहाँ पर कमेंट कर रहा है रेगुलर बेसिस पर, ठीक है।
नाउ अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे और साथ ही साथ में यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी में यहाँ पे इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्या बात की जा रही है, तो रिसेंटली 11 जनवरी की बात है, 11 जनवरी में नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसको यहाँ पे हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया था 11 जनवरी को। ठीक है, अब अप्रूवल दे दिया तो ये काम क्या करेगी, ये हमारे देश से दो चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक है नैनो फर्टिलाइज़र और एक है डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी यहाँ पर दूध है और दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और नैनो फर्टिलाइज़र क्या होता है मैं आपको ये समझाऊंगा, इसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, इस खाद को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आने वाले 3 महीनों के अंदर ये बॉडी इन चीज़ों को एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगी। अभी हम कुछ ही देशों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, आने वाले समय पर और भी कई सारी कंट्रीज़ को ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एक जंप मिलेगा। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या तैयार कर लिया गया है, एक नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर हमारे नैनो फर्टिलाइज़र और डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे अमूल और इफ़को का दोनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और दोनों यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आपको पता होगा, चाहे अमूल है चाहे वो इफ़को है, ये दोनों के दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अमूल जो कि डेयरी प्रोडक्ट को लेकर काम करता है, इफ़को जो कि एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र को लेकर काम करता है, खाद को लेकर काम करता है। आज के समय पर ये दोनों बॉडीज़ क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं काफ़ी सारे सामान को, जैसे ब्राज़ील में, फिलीपीन में, देन कीनिया, कनाडा हो गया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये जो बॉडी हमने बनाई है ना, इसके मदद से आने वाले 3 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट को शुरुआत की जाएगी और भी देशों के अंदर में, और आने वाले समय पर इस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और भी कंट्रीज़ के अंदर हम लोग रीच कर रहे होंगे, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। इसका फोकस ये होगा कि जितना भी हम देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो डेयरी का कई सारा सामान बनाया, डेयरी के मामले में इंडिया है ही आगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारा नैनो फर्टिलाइज़र बनाया, तो इसका जो सरप्लस होगा उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की जा रही है। तो ये जो सोसाइटी होने वाली है, ये एक एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं वहाँ पे मतलब विदेशों के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन करेगी, उनके साथ में कॉन्टैक्ट रखेगी, जो हमारे प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, आने वाले कुछ महीनों में इनकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपने 2-3 चीज़ें पढ़नी हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, एक स्टैटिक डेटा जो कि आपको यहाँ पे करंट से लिंक करना होगा, वहाँ से एग्जामिनेशन में खासकर मेंस में सवाल बन सकता है। सबसे पहली चीज़, थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरा, यहाँ पर डेयरी के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे इंडिया के अंदर में डेयरी इंडस्ट्री किस लेवल पर काम कर रही है। तीसरा, यहाँ पर नैनो फर्टिलाइज़र क्या होता है, नैनो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भारत में कहाँ पर स्टैंड करती है, इसको भी यहाँ पर समझेंगे। 3 रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव्स के बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये दी गई है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो कोऑपरेटिव है एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन है, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन जो कि अपने डिसीजन वगैरह जो है वो खुद ले रहा है ना। तो इस प्रकार का एक एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा कुछ लोगों का, कुछ लोग मिलकर यहाँ पर इस प्रकार की सोसाइटी को बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। सरकार यहाँ पर इस प्रकार की सोसाइटीज़ को बना लेती है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि सरकार हर जगह पर सही से काम नहीं कर पाएगी, खासकर केंद्र सरकार। तो वो क्या करेगी, जगह जगह पर क्या करने वाली है, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेगी और उनकी यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना लेगी और उन लोगों को बताती चलेगी ऐसे ऐसे काम करना है। ऐसे ही हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसी जो अमूल है वो भी यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कुछ लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अपनी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल वाली जो नीड्स हैं, जो ज़रूरत है, वो यहाँ पर पूरी कर सकें। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये होता है हमारा पूरा का पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से पता चल रहा है कि साथ में मिलकर यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं वो कोऑपरेटिव वे में जो है वो काम कर रहे हैं। तो जॉइंटली यहाँ पर उसको ओन भी करते हैं, सब की सब यहाँ पर ओनर हैं उसके, सभी लोग ओन भी कर रहे हैं, आराम से डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारे फायदे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं। तो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स की बात करें तो एक आता है नाफेड, फिर एक आता है इफ़को, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा। कौन सा, जो हमारा नैनो फर्टिलाइज़र है वो। दूसरा अमूल आता है, अमूल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो अमूल भी बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे कई सारे लोग ने मिलकर यहाँ पर इस सोसाइटी को डेवलप कर रखा है और मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। बाकी संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान में 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, साल 2011 का जो ये एक्ट था, यानी कि एक संशोधन हमने किया था, बदलाव किया था संविधान में, जिसको हम 97th अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये 2011 में किया गया था। जब बदलाव किया तो कुछ तो ऐड किया होगा, हाँ,
तो हमने क्या ऐड किया था, पार्ट 9B को ऐड कर दिया था, जो कि कोऑपरेटिव्स को लेकर काम करते हैं। ये जो वर्ड कोऑपरेटिव है ये बाद में ऐड किया गया है, उससे पहले यूनियन, एसोसिएशन, ये सारे वर्ड्स देखने को मिला करते थे। बाद में हमने कोऑपरेटिव्स भी ऐड कर दिया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर में, जो कि हमारे संविधान के अंदर पार्ट 3 के अंदर मेंशन है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पर मेंशनड है। आर्टिकल 19 भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर कोऑपरेटिव वर्ड के बारे में मेंशन किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपीस के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की गई है। डीपीएसपी जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहलाते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीस के बारे में पढ़ा होगा। तो डीपीएसपी के अंदर भी हमने एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया था, आर्टिकल 43B। कौन सा? आर्टिकल 43B, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में बताया। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब हम समझेंगे इंडिया के अंदर में फर्टिलाइज़र का क्या स्टेटस है, प्लस ये नैनो फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फर्टिलाइज़र होता क्या है? खाद, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में, अपनी फसलों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो हर साल 500 लाख मेट्रिक टन के आसपास फर्टिलाइज़र को कंज्यूम कर रहा है। हर साल हम इतना सारा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र में एक तो होता है यूरिया, आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का दानेदार वो जो यूरिया होता है उसका यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाते हैं और भी फर्टिलाइज़र, जैसे MOP, DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये हमारे नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र हैं। तो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, इस वजह से जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो सफ़ेद दानेदार आता है ना, जिसका बोरा आता है पूरा, उसी चीज़ का यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो सरकार ने यहाँ पर कई सारे स्टेप्स उठाए हैं कि हम लोग यूरिया का कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि यूरिया का कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और कभी कभी यूरिया का कंजम्पशन गलत तरीके से भी हो रहा है। कई सारी चीज़ों के अंदर मिलावट के तौर पर यूरिया का कंजम्पशन किया जा रहा है। तो इस चक्कर में सरकार ने यहाँ पर इसमें कुछ नए नए बदलाव किए, जैसे कि यूरिया के ऊपर पहले सफ़ेद कलर का आता था, अब थोड़ा हरा कलर का आता है। हरा कलर का क्यों आता है? इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी गई, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज़ अलग अलग जगह में बहुत ज़्यादा हो रहा था, काफ़ी गलत तरीके से यूज़ भी हो रहा था। कई जगह पर दूध के अंदर मिलावट कर देना, है ना, तो ये यूरिया की मिलावट हो रही थी। तो इसके लिए यहाँ पर इस पर नीम की कोटिंग कर दी गई, जिससे ये थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी हो गया और हमारी फसलों को मजबूत करेगा, ये चीज़ें हो गई। लेकिन यूरिया का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है। किसी भी चीज़ का कंजम्पशन अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर है, यानी कि कोई भी चीज़ है अगर उसकी एक लिमिट से ज़्यादा का कंजम्पशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक लिमिट से ज़्यादा वो बढ़ रही है तो नुकसान ही देगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। सरकार ने इस कंजम्पशन को कम करने के लिए कई सारे जो स्टेप्स है वो उठाए थे, खासकर नीम कोटेड यूरिया, मैंने आपको बता दिया, जो इलीगल तरीके का इस्तेमाल हो रहा था यूरिया का, उसको रोकने के लिए नीम की कोटिंग वगैरह भी यूज़ की थी हम लोगों ने। बाकी साल 2018-19 और साल 2020-21 के बीच की अगर हम बात करें तो इंडिया ने कई सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट भी किया है। तो आप कहोगे हम बनाते भी हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, हाँ, तो पता है बनाने तो हैं ही, बनाने के साथ साथ हम बहुत सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा रशिया से पिछले साल हमने बहुत खाद इंपोर्ट किया, बहुत खाद, जिसकी चक्कर में रशिया और इंडिया का व्यापार एक बड़े लेवल पर पहुंच गया। तो इंडिया का फर्टिलाइज़र इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2018-19 और 2020-21 के बीच में देखोगे तो काफ़ी बढ़ गया है, 8% से इंक्रीमेंट नज़र आया है। 2018-19 में हम लोगों ने 18.84 मिलियन टन्स के आसपास फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट किया था, जबकि 2020-21 के अंदर हमने 20.33 मिलियन टन्स के आसपास फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट किया है। तो ये इंपोर्ट की जो मात्रा है ये काफ़ी बढ़ चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे आते हैं। फिर उसके बाद जब ये सारी सिचुएशन बढ़ रही थी, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसके चक्कर में हम फर्टिलाइज़र को सही से इंपोर्ट नहीं कर पाए, इनके दाम बढ़ गए। तो जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक कदम उठाया, हम लोगों ने एक लिक्विड नैनो यूरिया को बनाया। अब लिक्विड नैनो यूरिया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि भारत ने डेवलप किया है। अब दुनिया भर को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पसंद भी आ रहा है। देखो, एक होता है ना, ये यूरिया आपको इस प्रकार से दानेदार ये देखने को मिलता है। एक तो होता है पूरा का पूरा ये बोरा लेना पड़ता है। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 50 किलोग्राम का यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा बोरा लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो होता है हमारा नॉर्मल यूरिया। लेकिन अब हमने जो यूरिया डेवलप किया है, जिसको हम लोग नैनो यूरिया बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक लिक्विड नैनो यूरिया बनाया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक बॉटल के अंदर लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया को हम लोग बना कर रखते हैं। मान लो यहाँ पर एक जगह है 50 किलोग्राम का पूरा आपने यहाँ पर बैग लेना है, जो कि यूरिया जिसके अंदर भरा होगा उस यूरिया का इस्तेमाल करना है। वही 50 किलोग्राम तक के बैग की ताकत केवल और केवल यहाँ पे आधे लीटर बॉटल के अंदर में है। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक लिक्विड नैनो यूरिया बनाया गया है। तो आधे लीटर की बॉटल में यही ताकत है। इसको यहाँ पे इसको मिलाकर पानी वगैरह में मिलाकर जो भी जैसे मिलाना होगा, इसका एक बहुत बड़ा घोल तैयार कर लेंगे और उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे खेत के अंदर में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये है लिक्विड नैनो यूरिया, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पसंद भी आया है।
तो अब इंडिया यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यूरिया मैंने आपको बता दिया केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, सफ़ेद कलर का होता है, जो कि बेसिकली हमारे प्लांट्स को, हमारी फसल को एक नाइट्रोजन देता है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसके लिए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इस दानेदार यूरिया को बदल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। तो जितना यूरिया एक 50 किलोग्राम बैग में मिल रहा है, उतना यूरिया आपको एक 500 ml की बॉटल में, आधे लीटर की बॉटल के अंदर उतना यूरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए जो इंडिया में पहला प्लांट बनाया गया था, पहला जो प्लांट लगाया गया है लिक्विड नैनो यूरिया का, वो कहाँ पे लगाया गया? रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात के कालोल में, ध्यान रखना। तो ये पहला प्लांट यहाँ पे लगा है। तो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर आर्टिकल का दूसरा पार्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर जो 3 है इस आर्टिकल का, वो बात करता है डेयरी सेक्टर के बारे में। ये बहुत रेलिवेंट है, आपसे यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो डेयरी सेक्टर की बात करेंगे तो इंडिया देखो डेयरी के मामले में दुनिया में एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इवन आप देख पाओगे दुनिया भर के अंदर जितना भी दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें से 22% प्रोडक्शन केवल भारत करता है। पूरे एशिया में जितना प्रोडक्शन होता है दूध का, उसमें से 57%, 57% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। एक समय था 1951 के आसपास का समय था, 1951 के आसपास का, जब देश आज़ाद हुआ था स्टार्टिंग में। उसके बाद 1-2 साल बाद की बात करें तो उस समय भारत 17 मिलियन टन के आसपास दूध का प्रोडक्शन किया करता था। और अब आप देखोगे इन 75 सालों में हम लोगों ने इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया अपने काम को कि अब 2018-19 में, इवन आज से कई साल पहले ही, हम लोगों ने 187.7 मिलियन टन्स के आसपास एक साल में दूध का प्रोडक्शन किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पिछले कई सालों में कितना बड़ा चेंज आया है, मिल्क इंडस्ट्री भारत के अंदर कितनी तेज़ी से ग्रो की है। तो डेयरी यहाँ पर एक ऐसा एग्री प्रोडक्ट है ना, जहाँ पर एक अच्छी वैल्यू भी मिलती है फार्मर्स को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल जाता है, उनकी इनकम ग्रो करने लगती है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है, फार्मर्स को मिल जाता है इस डेयरी प्रोडक्शन के अंदर में। ठीक है ना। प्लस यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे फायदे हैं, कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियाँ भी नज़र आती हैं। डेयरी सेक्टर के अंदर जो चैलेंज है वो यहाँ पर यह है प्रॉपर पैकेजिंग ना हो पाना। देखो डेयरी सेक्टर में ना अपनी आप में एक ब्रांड बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। ब्रांड बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, अपना ब्रांड बना कर रखना। दूसरा यहाँ पे चैलेंज है इसकी लेबलिंग वगैरह करना, है ना, उसकी पैकेजिंग करना। मिल्क प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसकी प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाती, दूसरा चैलेंज है। तीसरा यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं ना, क्योंकि जब आप लोग दूध को ट्रांसपोर्ट करोगे एक पर्टिकुलर एरिया से, गाँव से शहरों में लेकर आओगे, तो ट्रांसपोर्ट करते हुए हमें उसको ठंडा रखना होता है। अगर वो यहाँ पर ज़्यादा उसकी मतलब गर्म में आ गया या वैसा आ गया, तो जब इसको उबालोगे तो फट जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे उसमें रख कर ट्रांसपोर्ट कर सकें, दूध के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, कोई वो यहाँ पे जब इंसान कस्टमर उसको खरीदे, उसको उबाले तो वो फटे वगैरह ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नज़र आए, है ना। तो ये चैलेंजेस हैं आज के समय पर जो कि डेयरी सेक्टर हमारा फेस कर रहा है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो पूरा डेयरी सेक्टर भारत में ग्रो हुआ है ना, इसके पीछे का रीज़न है वाइट रिवॉल्यूशन। जैसे अलग अलग रिवॉल्यूशन आए, हमारे खेती में जो क्रांति आई है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रांति आई है, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आई है, जिसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो दूध के सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में क्रांति आई है, उसके पीछे का रीज़न था वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, और वाइट रिवॉल्यूशन के पीछे के एक आदमी थे जिन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन को भारत में लेकर आए थे, वो थे यहाँ पे वर्गीस कुरियन। उनका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो 1921 में इनका जन्म हुआ, 2012 में इनका देहांत हो गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, हर साल चर्चा में आते हैं 2-3 बार। एक तो नवंबर के महीने में, दिसंबर में भी आते हैं, और साथ ही साथ में जून में भी आते हैं, क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड मिल्क डे की, नेशनल मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे की बात करते हैं तो ये चर्चा में रहते हैं। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या है? वाइट रिवॉल्यूशन के यहाँ पर आप कह सकते हो फादर हैं। ऐसे सवाल भी आपसे बन जाते हैं, तो ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पर जो पूरा डेयरी सेक्टर उसको ग्रो किया है, इवन जो अमूल ब्रांड है वो इन्होंने ही एस्टेब्लिश करी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके एफर्ट्स की वजह से, इन्होंने जो हार्डवर्क किया उसी की वजह से 1998 में भारत यूएसए को पीछे छोड़ पाया था मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में, जिसकी वजह से इनको कई सारे जो अवार्ड्स हैं उनसे सम्मानित किया गया। जैसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर इनको दिया गया 1963 में, फिर उसके बाद में कृष्ण रत्ना अवार्ड 1986 में, वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी इवन इनको मिल चुका है 1989 में। उसके बाद जो भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं उनसे भी यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया, जैसे पद्मश्री अवार्ड हो गया 1965 में इनको दिया गया था, पद्म भूषण 1966 में, और पद्म विभूषण 1999 में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब देखो यूपीएससी ने साल 2008 में एक और क्वेश्चन पूछा था। साल 2008 का पेपर ऐसा था ना, मतलब कई बार सिंगल लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए थे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर मानते हैं,
इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ना, हरित क्रांति आई थी, उसके यहाँ पे जनक कह सकते हो नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग को। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपसे ये सवाल पूछ लिया गया। यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर वैसे ऑप्शन नंबर ए है, यूएसए। ये आप लोग देख पाओगे। तो ऐसे ऐसे सवाल ही बन जाते हैं, ध्यान रखना। तो पूरी तैयारी करके चलो, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल सकती थी वो सब निचोड़ कर आपको दे दी गई है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको सॉल्व कर दोगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों, आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज के एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आज आपको मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, सारे के सारे एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के हैं। लेकिन आपको पता होगा, एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। कल हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको याद होगा, बिजनेस लाइन पर नेचुरल फार्मिंग को लेकर, याद आ रहा होगा। पूरा एडिटोरियल मैंने आपको क्लियरली समझाया था, नेचुरल फार्मिंग क्या है, क्या चैलेंजेस है, वो सारी बातें राइटर की समझाई थी। तो उसी को लेकर यहाँ पर आज आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो बेसिकली भारत में कृषि है ना, इसमें जो अगर हम लोग प्राकृतिक खेती जिसको हम लोग बोलते हैं, इस नेचुरल फार्मिंग का पोटेंशियल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी क्षमताएं क्या है वो आपको बतानी है। उस पोटेंशियल के साथ साथ आपको बताना है कि हम लोग क्या, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करने में और प्रमोट करने के लिए। कैसे प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कल मैंने आपको बताया था CSR के बारे में, आपको पता होगा है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बताया था ना, याद आ रहा होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से, अगर आपने कल सुना होगा तो एक अच्छा सा आंसर लिख पाओगे। तो प्राइवेट सेक्टर कैसे नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं, ये भी बातें बतानी है। तो क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। तो भारत में कृषि के एक स्थायी दृष्टिकोण के रूप में प्राकृतिक खेती की क्षमता की जांच करें और उस भूमिका पर चर्चा करें जो निजी क्षेत्र प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और समर्थन करने में निभा सकता है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको पर्टिकुलर चैनल मिलेगा, लगभग 44,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो और अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब भी आंसर लिखकर सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है। वो ये क्या करना है कि एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे आपको भी होंगे और सामने वाले को भी होंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। साथ ही साथ में सामने वाले की अगर आंसर में कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको अच्छे से बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला एडिटोरियल है ये RK विज साहब ने लिखा है। ये एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो काफ़ी सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सप्ताह में 2 एडिटोरियल तो इनके आते आते हैं, कभी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर या फिर ऐसे क्रिमिनल रिपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स लिखते हैं। तो आज के रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, ये बात कर रहे हैं पोक्सो एक्ट के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा पोक्सो की जानकारी देता हूं ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद जितनी भी बातें इन्होंने बोली हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, 2012 का एक्ट है। इस एक्ट का मेन मकसद यहाँ पर यह है कि बच्चे, जो खासकर यहाँ पे बच्चे के प्रति क्राइम हो रहा है, जो 18 साल से कम उम्र में है, उसके प्रति कोई क्राइम हुआ है, उसके प्रति कोई अपराध हुआ है, उसको यहाँ पर रोकना। साथ ही साथ में कोई बच्चा अपराध कर रहा है तो उसको यहाँ पे सज़ा देना। वो सारी बातें यहाँ पर पोक्सो एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि पोक्सो एक्ट आखिरकार क्या है। इसमें इन्होंने यहाँ पर कुछ कमियां बताई हैं कि कुछ ये कमियां हैं जिसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, वरना इस एक्ट का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसका नुकसान ही हो रहा है। वो चीज़ें क्या हैं, आओ डिस्कस करते हैं। तो हमारे राइटर साहब ने ये बोला है कि देखो 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि सर हम 2023 में 2023 की स्टार्टिंग में, तो लगभग 10 साल हो चुके हैं इस 2012 वाले एक्ट को आए हुए, है ना। 2012 में ये इनेक्ट हुआ था, 2012 में आया है, तो 10 साल यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन आप देखोगे जो इस स्पेशल लॉ का मकसद है वो है जितना भी कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि बच्चे के प्रति सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई इस प्रकार का अपराध हो रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है ये पोक्सो एक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक डिबेट चल रही है पिछले कुछ समय से पोक्सो एक्ट को लेकर। वो डिबेट क्या है कि सर पोक्सो एक्ट के अंदर पिछले कुछ समय का डेटा देखें तो जो कॉन्विक्शन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। कॉन्विक्शन रेट मतलब कि मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, किसी के प्रति कोई क्राइम हुआ और अब जिसने किया है उसको आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब वो केस सॉल्व हो रहा होता है ना तो उस केस में यहाँ पर वो छूट जाता है ना, यानी कि उसको यहाँ पर आप कह सकते हो छोड़ दिया जाता है, इतना कुछ साबित नहीं हो पाता। तो बहुत कम ही लोग अपराधी साबित हो पाते हैं। मान लो कोई 1000 केस निकल कर आया तो यहाँ पर
8-9 लोग यहाँ पे अपराधी साबित हो पा रहे हैं। तो वो बताया गया कि इसमें कॉन्विक्शन रेट ना बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इसको लेकर एक डिबेट चल रही है, ठीक है। एक डिबेट और चल रही थी रिसेंटली। डिबेट क्या चल रही थी कि सर पोक्सो एक्ट के अंदर अभी 18 साल आपने लिमिट रखी है कि 18 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के लिए पोक्सो एक्ट है। रिसेंटली डिबेट ये चल रही थी कि सर इसको 16 साल कर दिया जाए, 16 साल से जो कम लोग हैं उनके लिए यहाँ पर इसको बनाया जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर ये 18 साल ही रहेगा, ठीक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर ये पोक्सो एक्ट रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी जो राइटर ने मेंशन की है। फिर यहाँ पर पोक्सो एक्ट को लेकर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में उन्होंने बताया। एक जो खास बात राइटर को अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है इस एक्ट के बारे में, वो है जेंडर न्यूट्रल नेचर। लड़की लड़के, लड़की या लड़का, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है, दोनों के लिए यहाँ पर एक्ट काम करता है, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इवन दो जो हमारे पास में एनसीआर भी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि पूरे साल के अंदर कितना कितना क्राइम हुआ है उसको लेकर एक डेटा पब्लिश करना। तो एनसीआरबी ने यहाँ पर कोई भी ऐसा सेपरेट डेटा पब्लिश नहीं किया है इसको लेकर, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन फिर भी राइटर ने ये बोला कि छत्तीसगढ़ की जब हम लोग बात करते हैं ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पर ये अच्छे से जानकारी रखते हैं। छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो जो मेल चाइल्ड विक्टिम्स हैं, यानी कि जो बेसिकली ऐसे लड़के जो कि अपराध का शिकार बने, है ना, जो मेल चाइल्ड विक्टिम्स हैं ना, वो उनकी संख्या आप देखोगे तो वो हर 1000 में से 8 बच्चे हैं। हर 1000 में से 8 बच्चे हैं जो कि बेसिकली मेल हैं, है ना, लड़के हैं, और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे अपराध का शिकार बने हैं। ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो रिपोर्ट ने जो नंबर बताया वो इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी आप जब इसको एनालाइज करोगे ना तो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर निकल रही है। मतलब कि जो आज के समय पर रिपोर्ट भी पब्लिश हो रही है वो भी हम लोगों को एक परफेक्ट डेटा नहीं दे रही हैं। जब आप इसको डीपली एनालाइज करोगे, केसेस को देखोगे, तो कई सारा डेटा निकल कर आता है। और कई बार हम देख पाते हैं जो मेल चिल्ड्रन है, जो लड़का है ना, इसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। इसको एक्सप्लॉइट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरे की घंटी बन जाता है। और आप कह सकते हो कि इसके बारे में ज़्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं है, ज़्यादा कोई डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। और एक कहीं ना कहीं सीरियस इशू है जब यहाँ पर बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। तो दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन समझ रहे हो ना, जिसको हम लोग शोषण बोलते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि आज के समय पर लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी जागरूकता आ चुकी है पोक्सो एक्ट के बारे में। लोगों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब क्या होता है, इसके चक्कर में ज़्यादा कोई अपराध छुपता नहीं है, सारा अपराध यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा, ये बात बताई गई। फिर राइटर बोलता है कि रिसेंटली यहाँ पर एक नया और अपराध इसमें ऐड कर दिया गया है, वो है स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर कोई यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहाँ पे सर्च भी कर रहा है अपने प्राइवेट स्पेस में भी। वैसे यहाँ पर पोर्नोग्राफी अगर आप प्राइवेट स्पेस में देखते हो तो उसको अलाउ किया गया है, लेकिन अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी प्राइवेट स्पेस में देखते हो तो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करके आपको पकड़ा जा सकता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना, स्टोर करने के साथ साथ यहाँ पर उसको देखना, शेयर करना, कहीं पर अपलोड करना, ये सब एक ऑफेंस है, ये सब अपराध है। और नए अपराध को यहाँ पर इसमें ऐड किया गया है, ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। तो पोक्सो में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बट यहाँ पे जो इसका इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें आप ऑफेंस बढ़ाते जा रहे हो, अपराध बढ़ाते जा रहे हो, उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका तहकीकात करने का जो तरीका है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है कि भाई आपको सुधार भी तो करना होगा, जैसे जैसे यहाँ पर नए नए ऑफेंस ऐड कर रहे हो उसके हिसाब से। तो राइटर ने यहाँ पर ये बोला कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है ना, यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन को अभी भी गाइड किया जाता है सीआरपीसी के माध्यम से। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वही यहाँ पर इसको गाइड करता है, उसी के बेसिस पर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी कमियां देखने को मिलती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, यानी कि लड़की जो है ना, जो विक्टिम है, जो बेसिकली शिकार बनी है अपराध का, उसकी बात करें प्रोसिक्यूट्रिक्स की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, है ना, उस बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसकी यहाँ पर जांच पड़ताल करना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने क्या बोला है बच्चियों ने, तो वो बेसिकली यहाँ पर पहला एक इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है कि बच्चे की एज को डिटरमाइन करना। पोक्सो एक्ट मैंने आपको बताया कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को यहाँ पर चार्ज किया जाता है, तो जिसने भी अपराध किया है उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो उसकी एज को डिटरमाइन करना, उसकी एज को पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में इसको लेकर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो क्या है, आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। अब होता यहाँ पर क्या है, पोक्सो एक्ट हमें क्या देता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई अपराध आया है ना,
तो उसमें जो भी बच्चा अफेक्ट हुआ है उसका हम लोग स्टेटमेंट वगैरह ले लेते हैं, और वो जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट लेने के लिए क्या होगा, एक वेमेन सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। कौन इंस्पेक्टर होनी चाहिए? वेमेन सब इंस्पेक्टर, एक पुलिस वाली महिला होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बच्चे के प्लेस पर या बच्चा जहाँ पे चाहता है उस जगह पर जाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। लेकिन पता दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पर महिला पुलिस ही बहुत ज़्यादा कम है। महिला पुलिस की जो फोर्स, मतलब हमारी पुलिस फोर्स के अंदर जो महिला है ना, वो केवल 10% है। और अभी भी ऐसे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पर वेमेन स्टाफ आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन यहाँ पे कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर वेमेन स्टाफ अभी है ही नहीं, बिल्कुल भी एक भी महिला नहीं है। तो यहाँ पे महिला को आपने अलाउ किया है कि वो जाकर उस बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो उसको रिकॉर्ड करेंगी, है ना, जिस बच्चे के प्रति यहाँ पे अपराध हुआ है। लेकिन आपके पुलिस फोर्स के अंदर महिला है ही नहीं, तो किस बात का पोक्सो एक्ट, किस बेसिस पर ये काम कर रहा है, ये बताओ। फिर इन्होंने बताया कि 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, एक स्कीम को लेकर आई है, और उस स्कीम का नाम था इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। यानी कि जितने भी क्राइम, जितने भी अपराध हो रहे हैं महिला के प्रति, उसके खिलाफ यहाँ पर एक तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पर यूनिट ही लेकर आता है। अब इस यूनिट को यहाँ पे बोला गया कि इसको बनाया जाएगा, इस यूनिट के अंदर 15 पुलिस ऑफिसर्स होंगी और हर जगह पर यहाँ पर इस यूनिट को फैला दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो पाएगा, एक क्वालिटी मिल पाएगी। लेकिन इस यूनिट के बारे में सिर्फ चर्चा ही कर दी गई है। ये जो स्कीम है ना, बस खाली इसके बारे में चर्चा कर दी गई, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हालांकि केंद्र सरकार लगातार फंड प्रोवाइड करवा रही है, पैसा दे रही है, ताकि यहाँ पर जो महिला पुलिस हैं इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। बहुत सारे पुलिस स्टेशंस के अभी तक एक अंदर, मैंने आपको बताया ना, एक भी यहाँ पर वेमेन स्टाफ भी नहीं है। और पोक्सो एक्ट के अंदर क्या बोला गया है कि अगर कोई बच्ची है, उसके साथ अपराध हुआ है, उसका अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए महिला ऑफिसर ही जाएगी। अब बताओ यहाँ पर ये एक्ट क्या बोल रहा है और हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो इस चक्कर में यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आज के समय पर इस एक्ट के अंदर हो ही नहीं पा रही है। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है, पहली प्रॉब्लम पोक्सो एक्ट के अंदर में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप देखो कि यहाँ पे प्रोविजन है कि वो जो बच्ची है जो बोल रही है, उसका जो भी यहाँ पर बात है, उसके साथ जो भी अपराध हुआ है, वो यहाँ पर एक ऑडियो वीडियो में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट ले सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑडियो वीडियो का स्टेटमेंट ले रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, एक प्रॉपर यहाँ पर उस चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। लेकिन होता यह है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इसमें जितना भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, इसके ऊपर विश्वास किया जाए, कैसे किया जाए, इसको लेकर भी हमारे पास में प्रॉपर चीज़ें हैं नहीं। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको देखने को मिलते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कितनी ईमानदारी है ना, वो कितने ज़्यादा मतलब सच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखने को मिलते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं कितनी सच्चाई है उनके अंदर, वो हमारे पास में इतनी चीज़ें हैं नहीं। उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उनको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जैसा भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वैसे यहाँ पर कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई की जाएगी, है ना। लेकिन उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोर्ट के अंदर यहाँ पर वही जो है स्टेटमेंट वगैरह जो भी रिकॉर्ड किया बच्ची का, वो स्टेटमेंट यहाँ पे कोर्ट के अंदर पहुँचा। अब कोर्ट उसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं करता, एक बार भी ये नहीं देखता कि यहाँ पर उसी की आवाज़ है या उसकी नहीं है, क्योंकि कभी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है, कभी वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, तो वीडियो में यहाँ पर उसकी आवाज़ है या नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी यहाँ पर नहीं की जाती, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है। तो जो भी उनके सामने है उसी के बेसिस पर यहाँ पर उन्होंने पनिशमेंट सुना दिया, तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। यानी कि इसका मतलब यह है जो स्टेटमेंट्स है ना, इसका भी कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ। तो पोक्सो एक्ट के अंदर ये दूसरी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, ये बात बताई गई है। फिर राइटर ने मेंशन किया एक और चीज़ को, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको पता होगा जो बच्चियां हैं, है ना, अब यहाँ पर इनके साथ में कोई यहाँ पे घटना घटी है, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। लेकिन वो मेडिकल एग्जामिनेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्ल चाइल्ड का आपको पता होगा बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, इन बच्चियों के लिए 2 फिंगर टेस्ट रखा गया है। पहले यहाँ पर ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था, 2 फिंगर्स का यहाँ पर टेस्ट बैन कर दिया गया था। वैसा भी रिसेंटली आपको पता होगा दिसंबर के स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट के लेकर एक आर्टिकल भी आया था। बट यहाँ पर 2 फिंगर का टेस्ट जो है ना, ये बैन कर रखा है। बैन करने के बावजूद भी आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 2 फिंगर टेस्ट हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो बैन होने के बावजूद भी उस चीज़ का किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर पोक्सो एक्ट के अंदर ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है। ये भी राइटर ने मेंशन किया कि जब हमने बैन कर दिया 2 फिंगर टेस्ट को, तो आप इसको क्यों कर रहे हो, अभी भी हो रहा है, इसको रोका जाए। दूसरी यहाँ पर चीज़ ये देखने को मिलती है कि हमारे पास में जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो भी हमारे पास में चार्जशीट वगैरह तैयार होती है, ठीक है, अब वो चार्जशीट यहाँ पे जब रेडी की गई है, सब कुछ मतलब जो भी एग्जामिनेशन किया गया बच्ची का, वो सब करने के बाद में जो चार्जशीट रेडी की गई है, अब इसमें ना एक प्रॉपरली रिपोर्ट जो है
अटैच नहीं की जाती है। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी होनी चाहिए, एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसके तहत यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ बच्ची के साथ में क्या घटना घटी है। लेकिन यहाँ पर वो रिपोर्ट साथ में होती नहीं है। अब वो रिपोर्ट होगी नहीं और वो आप ऐसी केवल चार्जशीट भेज दोगे, वो कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आती है, राइटर ने मेंशन की है। तो पोक्सो एक्ट के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं ये आपको समझ में आया। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एज डिटर्मिनेशन की। अब ये क्या मतलब है इसको समझते हैं। रिसेंटली इसको लेकर एक आर्टिकल था, एक एडिटोरियल था, वो हमने डिस्कस भी किया था। देखो होता यहाँ पर यह है कि अब बच्चे के प्रति अपराध हो रहा है, बच्चा अपराध कर रहा है, तो बच्चे के प्रति अपराध हो रहा है ना, इसको रोकने के लिए भी, क्योंकि जो जिस बच्चे के प्रति अपराध हो रहा है इसी को रोकने के लिए हमने पोक्सो एक्ट को बनाया है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि मान लो एक बच्चा है, ठीक है ना, जिसके साथ में एक क्राइम हुआ, जो कि इस क्राइम का विक्टिम है, पीड़ित है। अब हुआ क्या कि उसका एज का पता लगाना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इशू बन चुका है। एज का पता लगाना इशू कैसे बन चुका है, कई बार ऐसा होता है कि उस बच्चे की जो बर्थ डेट है ना, उस बर्थ डेट को पता करने के लिए हम लोग इसका स्कूल का रिकॉर्ड ले लेते हैं कि स्कूल में कब एडमिशन हुआ, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके पास में प्रॉपर यहाँ पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जिस बच्चे के साथ यहाँ पर क्राइम हुआ, तो अब यहाँ पे क्राइम हुआ, उसकी प्रॉपर आप कह सकते हो उम्र पता लग नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर उसको पोक्सो एक्ट के अंदर नहीं देखा जाएगा उस केस को, ऐसा ही बोला जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि बच्चा ना वो माइनर है, क्या है, माइनर है, 18 साल से कम का है, लेकिन जब यहाँ पर उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे नहीं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग अलग तरीके से टेस्टिंग वगैरह की गई, एक मेडिकल ओपिनियन लिया गया, डॉक्टर्स की एक उपाय ली गई, और उस उपाय के अंदर वो बच्चा माइनर की जगह मेजर नज़र आया, है ना। यानी कि एक तरीके से देखो, आप एक मेडिकल ओपिनियन ले रहे हो, उसके दांत कैसे निकल रहे हैं, हड्डी कौन सी बड़ी हो रही है, इस बेसिस पर यहाँ पर आप डॉक्टर से पूछ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो बच्चा जो बेसिकली 18 साल से कम का है, उसको 18 साल से ऊपर का भी बताया जा सकता है। तो अगेन फिर पोक्सो के अंदर उस केस को नहीं देखा जाएगा, ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो उसका एज डिटर्मिनेशन का भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो इशू है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या करने लगता है, वो कहीं ना कहीं रिलाई करने लगता है, विश्वास करने लगता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में, और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र आने लगती हैं। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये यहाँ पर बोला गया। ये बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इस मैटर को थोड़ा समझते हैं डिटेल से। देखो पोक्सो एक्ट के अंदर में क्या बोला गया है ना, कि यहाँ पर कोई भी केस आएगा, बच्चे के प्रति अपराध होगा, तो उस केस को यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर रिजॉल्व करना है, ठीक है ना। 1 साल मिनिमम पीरियड यहाँ पर रिजॉल्व करना ही करना है। लेकिन कई सारे केस ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे समय ले लेते हैं, बहुत समय लग जाता है उन केसेस को रिजॉल्व करने में, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो पाते। ये वाले इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि देखो बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर इस केस को डिस्पोज कर देना चाहिए, बट एवरेज पता है कितना टाइम लग जा रहा है। एवरेज यहाँ पर हर एक केस को 509 दिन लग जाते हैं, 509 दिन में यहाँ पर इसको डिस्पोज किया जा रहा है। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में बताया गया। बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, कुछ ये ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो एवरेज टाइम है वो 1 साल के अंदर अंदर है, बट कई सारे एरिया के अंदर 1 साल के अंदर अंदर केस ना सॉल्व होकर बहुत समय लग जाता है, 500 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं, जिसमें कई सारे इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोक्सो एक्ट के बारे में इन्होंने बताया। फिर यहाँ पे एट द लास्ट राइटर मेंशन करते हैं कि देखो हमें ज़रूरत है इस एक्ट को वापस से रिव्यू करने की, और इसमें जितने भी इम्परफेक्शंस हैं, जितनी भी यहाँ पर कमियाँ हैं, उनको वापस से ठीक करने की ये हमें काफ़ी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। यार देखो एक प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है ना, कौन सा वाला चैनल है जिसमें 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वही दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है टेलीग्राम की साइड से। मैं अभी बात करता हूँ जिसने भी यहाँ पर दिया है, वैसे द हिंदू की साइड से ही होगा। हम तो द हिंदू का न्यूज़पेपर सेंड भी नहीं कर रहे हैं यार, कई सारे ऐसे चैनल हैं ना जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर सेंड कर देते हैं, पूरा का पूरा अखबार सेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो चैनल चल रहे हैं। यही समय था पिछले साल का, पिछले साल भी इसी समय पर इसी चैनल पर, मतलब एक और चैनल था जिसको हम खो चुके हैं, उस पर भी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, और मुझे लग रहा है ये चैनल भी जाने वाला है। टेलीग्राम वाला, टेलीग्राम पर बात कर रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पर जो चैनल है इसमें कुछ इशू आ चुके हैं, देखते हैं क्या इशू आया, मैं बात करता हूँ उनसे। और पता नहीं यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। पहले भी यहाँ पे ऐसा हुआ था, पिछले साल भी एक चैनल ऐसे हट गया था, और अब फिर से यहाँ पर एक टेलीग्राम की साइट से एक मैसेज आता है। चलो फिलहाल तो हम इसी चक्कर में द हिंदू न्यूज़पेपर में सेंड नहीं करता हूँ, और न्यूज़पेपर को सेंड किया भी नहीं है, बस खाली कुछ यहाँ पर इमेजेस हो गई है ना, इस प्रकार से चीज़ों को सेंड किया, उसके बावजूद भी ये हालत देखने को मिलती है। जबकि कितने सारे चैनल क्या क्या कर रहे हैं, मतलब पूरा न्यूज़पेपर, कई सारे न्यूज़पेपर सेंड कर देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो चैनल चल रहे हैं।
अब यार कोई ज़बरदस्ती करवाता है ये सारा काम, तो चलो फिर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगले आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में मेंशन किया गया है फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ना एसर रिपोर्ट के बारे में राइटर डिस्कशन करती हैं। कल मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एसर रिपोर्ट वाला कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी और मैंने आपसे बोला था कि आने वाले समय पर एक एडिटोरियल आने वाला है और आज ही एडिटोरियल आ गया। कल आप लोग वीडियो ओपन कर लेना, कल मैंने ये बोला था इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश होगा डायरेक्टली। तो आज यहाँ पर इसके ऊपर एक एडिटोरियल पब्लिश हो चुका है और एडिटोरियल को लिखने वाली कौन है, ये जो आपको महिला दिख रही है ना, रुक्मिणी बनर्जी, इन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये कौन है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ हैं और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने ही एसर रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो एसर रिपोर्ट क्या है, पहले हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं, फिर उसके बाद इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू समझेंगे आखिरकार ये क्या बोलती हैं। एसर की फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो साल 2022 के अंदर एजुकेशन का किस प्रकार का स्टेटस रहा है उसके बारे में यहाँ पर ये चर्चा करते हैं। तो एसर रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, एक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, मैंने आपको बताया एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 2005 से ये हर साल पब्लिश करता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम बाद ये कोविड के बाद यहाँ पे कुछ अच्छे से 4 साल बाद यहाँ पर अब यहाँ पे प्रॉपरली 2022 के अंदर ये पब्लिश हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा रेलिवेंट भी है। तो कई सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में यहाँ पर इसका ये सर्वे किया गया है। तो राइटर ने मेंशन किया है कि देखो 4 साल बाद ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर रिपोर्ट 2022 जो है वो पब्लिश हुआ है रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर में। और इसने पूरे देश भर के अंदर एक सर्वे किया था, कई सारे जो गांव वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया है ना, और वहाँ पे देखा है कि जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में किस प्रकार से यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। तो साल 2018 और साल 2022 के डेटा को कंपैरिजन करेंगे ये, क्योंकि आखिरी जो सर्वे आया था इस एसर का वो साल 2018 का था जो प्रॉपर सर्वे था, ठीक है। फिर उसके बाद कोविड की वजह से मामला रुक गया था, बट 2022 में यहाँ पर इसका सर्वे आया है 4 साल के गैप के बाद में। तो अब इसको एनालाइज कर रही हैं और 2018 वाले से कंपेयर करेंगे, यानी कोविड से पहले वाले सर्वे से कंपेयर करेंगी। इनका कहना यहाँ पर यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक तरीके से यहाँ पे लोगों को सपोर्ट दिया है। लोगों की जो फाउंडेशन है, यानी कि जब आप लोग कोई चीज़ सीख रहे होते हो तो एक फाउंडेशन, एक बेस क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर यहाँ पे बेस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्वे के अंदर यही पता चलता है कि बच्चों का बेस क्लियर नहीं है और बच्चों का बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स राइटर ने मेंशन किए हैं। क्या बोला इन्होंने, साल 2018 में देखेंगे ना तो जो रूरल एनरोलमेंट था, यानी कि बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कम था, मतलब 97.2% था, और साल 2022 के अंदर ये एनरोलमेंट बढ़ चुका है। तो साल 2022 में ये 98.4 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि बच्चों का जो एडमिशन है स्कूल के अंदर वो बढ़ा है, एनरोलमेंट यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। तो एनरोलमेंट रेशियो अब की बार इंक्रीज़ हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। दूसरा यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि बच्चों यहाँ पर अपनी स्टडीज़ जो है ना वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी नज़र आ रहा है। माइनस पॉइंट ये क्या है कि एनरोलमेंट बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से जो कंपटीशन है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर वो भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, इस कंपटीशन को देख के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जॉब्स के अंदर कमियाँ, यहाँ पे इस लेवल पर कंपटीशन इंक्रीज़ हो चुका है। फिर इससे यहाँ पर बच्चों को आगे कॉलेज में एडमिशन लेने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की हैं। लेकिन मतलब नॉर्मल है, ऐसा हो रहा है, एक बेसिकली कमी के तौर पर इन्होंने दिखाया है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है, ये क्या मेंशन करती है कि देखो जो एसर रिपोर्ट है इसका मकसद है कि इसने ये देखना होता है कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने सर्वे किया है वहाँ पे बच्चे की फाउंडेशनल स्किल्स कैसी हैं, बच्चे का कैसा बेस क्लियर है, सब कुछ अच्छे से पता है या नहीं पता है, जो क्लास में पढ़कर आया है, पिछली क्लास में पढ़ा है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है ना, बच्चे का मैथमेटिक्स कैसा है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। तो ये बोला गया कि इस मामले में साल 2022 के अंदर हालात थोड़े ख़राब हो चुके हैं कोविड से पहले के समय के कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये देखा है मैथमेटिक्स के मामले में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे अपना बेस ही क्लियर नहीं है और वो आगे बढ़ते चले गए, बड़ी बड़ी क्लास के अंदर पहुँच गए, लेकिन उनको अपना बेस क्लियर अभी भी नहीं है। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। दूसरा यहाँ पर एसर डेटा ने ये दिखाया कि साल 2018 के अंदर जो बेसिक स्किल्स थी बच्चे की वो थोड़ी बहुत ठीक थी, बट अभी के समय पर 2022 में बच्चे के अंदर स्किल्स की काफ़ी बड़ी कमी है, फाउंडेशनल स्किल्स की काफ़ी बड़ी कमी है, बच्चे का जो नींव है, बेसिक जो लर्निंग्स हैं वो यहाँ पर उसकी प्रॉपरली नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय पर फ्यूचर में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है।
तो इन्होंने बोला पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी कुछ बदल चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, पूरा का पूरा जो डोमेन है वो बदल चुका है, हमारा स्कूल का सिस्टम चेंज हो चुका है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, अभी भी आप देखोगे उनकी सफिशिएंट लर्निंग नहीं करवाई जा रही है। स्कूल के अंदर सब कुछ बदल तो चुका है, लेकिन बच्चे की जो स्किल कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। और जब तक बच्चे के पास में एक फाउंडेशनल स्किल नहीं होगा, उसको मैथ पढ़ा दिया, एक एडवांस लेवल की मैथ पढ़ा रहे हो, लेकिन उसका बेसिक नहीं पता है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वही नहीं पता है, तो आगे वो कैसे कर पाएगा। तो जो उसकी फाउंडेशनल स्किल हैं, अगर वो उसके पास नहीं होंगी, तो वो हायर लेवल की जो नॉलेज है या उसकी स्किल्स हैं, वो जो कंटेंट है हायर लेवल का, वो यहाँ पर वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें यहाँ पर उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और अगर स्कूल में इसी प्रकार से काम चलेगा, बच्चे के साथ में नहीं बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी बड़े खतरे में देखने को मिलेगा। उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के कई सारे एस्पिरेशंस है, कई सारे ड्रीम है, वो बच्चे के फ्यूचर के साथ में जुड़े हुए हैं। वो प्रॉब्लम्स आने वाले समय पर ढेर सारी बढ़कर निकलने वाली हैं, वो बात राइटर ने मेंशन की है। नाउ अब स्कूल्स यहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, क्योंकि कोविड के समय पर बंद हुए थे। कुछ स्कूल्स यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुए हैं, तो बच्चे वापस से स्कूल में लौट रहे हैं। आपको करना क्या होगा, बच्चे की बेसिक लर्निंग के ऊपर ध्यान रखना होगा। बच्चे अभी काफ़ी कुछ भूल चुके हैं, उनका लर्निंग लॉस हुआ है, थिंकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप बच्चे को एक सपोर्ट करो और उसको कैचअप करो, और उसकी जो प्रॉब्लम्स आप उसको एनालाइज करो, क्योंकि जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तब तक यहाँ पर उसकी सारी जो दिक्कत है वो ऐसी बनी रहेंगी, और उसकी फाउंडेशनल स्किल्स जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप कितने पढ़ा लो, ऐसा ही होता है एजुकेशन सिस्टम में, आज भी ऐसा ही है। बड़े बड़ी क्लास के अंदर बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो मतलब जो क्लासेस होती हैं ना, उसमें यहाँ पे वो सही से क्लियर नहीं कर पाते चीज़ों को, लेकिन स्कूल जो है वो आगे बढ़ाता रहता है बच्चे को। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, इन फ्यूचर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो बच्चा फेस करता है। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एसर क्या है, मैंने आपको बताया। एक एसर एक सर्वे है जो कि यहाँ पर 3 से 16 साल के बच्चों का सर्वे किया जाता है हमारे नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस एसर सर्वे को यहाँ पे पब्लिश किया जाता है एनजीओ प्रथम के थ्रू, ये हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे बेसिकली उसकी लर्निंग्स के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा सर्वे करते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। उसके बाद एक और एडिटोरियल है यार, ये डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करता है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, देखो वो कॉपीराइट वाला इशू आ चुका है, मैं उसको एक बार देख लूँ, तो ये मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर लूँगा। कल सैटरडे है, वैसे भी सैटरडे में आर्टिकल्स कम आते हैं, तो कल यहाँ पर इसके बारे में कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं रिजॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है यार। टेलीग्राम सपोर्ट की साइट से मेरे पास मैसेज आया है ना एकदम से, इसी चक्कर में यहाँ पर मैं इसको अभी थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, वैसे एक ही आर्टिकल रह गया डायबिटीज़ वाला, और वो सिमिलर आर्टिकल हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी नई बातें नहीं हैं। बाकी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 2008 का यहाँ पर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, कौन सी नदी के ऊपर टेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। तो भागीरथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।